नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही करके आपको विस्तार से बताएंगे। पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों, जज लोया की मौत की जांच एसआईटी से कराने की मांग, फंस सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। महाराष्ट्र में जज लोया की हुई थी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, एक बार फिर से फाइल खोलने की तैयारी, अमित शाह पर लगा है गंभीर आरोप। दूसरी बड़ी अपडेट, संसद में सुरक्षा चूक की घटना पर कांग्रेस का सरकार पर बड़ा अटैक। आज संसद में जमकर हुआ हंगामा, प्रधानमंत्री मोदी और शाह का नहीं आया कोई जवाब। तीसरी खबर में बताएंगे, शपथ लेते ही जहर फैलाना शुरू, आग लगाना शुरू, मध्य प्रदेश में माहौल खराब, एक बार फिर से लाउडस्पीकर पर लगाई गई रोक, बताएंगे। चौथी खबर निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां टीएमसी, जी हां, लोकसभा में सुरक्षा चूक पर राज्यसभा में हंगामा, किसको सस्पेंड कर दिया ये भी बताएंगे। और अफजाल अंसारी को लेकर आई है बड़ी खबर, जहां बड़ी राहत मिल गई है, ये आपको भी जान लेना ज़रूरी है। और सबके बीच इजरायली हमलों के बीच हमास की बड़ी लोकप्रियता, 99% लोगों ने माना कि फ़लस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास को देना चाहिए इस्तीफा, वहां का मुखिया नेतृत्वकर्ता सेना सरकार होना चाहिए हमास के लड़ाके। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, जज लोया की मौत की जांच एसआईटी से कराने की मांग, शिवसेना यूबीटी नेता बोले सच्चाई सामने आनी चाहिए, अमित शाह पर गंभीर आरोप, कहा होना चाहिए एक्शन। दरअसल शिवसेना यूबीटी के नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने दिवंगत सीबीआई न्यायाधीश बीएच लोया की मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी की मांग की गई है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम शामिल है। विधानमंडल के बाहर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए दानवे ने कहा है कि सेलेब मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में एसआईटी की मांग हो रही है। उन्होंने कहा कि सालियान मामले में पहले ही कई जांच हो चुकी हैं, लेकिन कुछ नहीं मिला, यहां तक कि उनके परिवार के भी नतीजे पर संतोष व्यक्त किया गया। दानवे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जज लोया की नागपुर में 1 दिसंबर 2014 को रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उनकी मौत की एसआईटी जांच कराकर सच्चाई सामने आनी चाहिए। पलटवार करते हुए दानवे ने 9 साल पहले नागपुर में जज लोया की मौत की एसआईटी जांच की मांग की गई है। कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार पी और यूबीटी शिवसेना के एमबीए सहयोगियों ने राज्य सरकार पर 2024 में होने वाले आगामी नागरिक संसद और विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कहा है कि नेताओं को परेशान किया जा रहा है। जबकि आपको बता दें, जज लोया के परिजनों से मिलकर के उद्धव ठाकरे गुट ने यह बड़ी मांग की है। दरअसल मामला पूरा यह है कि ये इस हत्या में अमित शाह का नाम सामने आया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अमित शाह के खिलाफ जज लोया ने एक बड़ा फैसला सुनाया था। इस पूरे मामले में अमित शाह पर जो है वो लगातार आरोप लगते रहे हैं, और यही कारण है कि इस पूरे मामले में जो है वो अमित शाह बुरे फंसते नजर आए हैं। सरकार सत्ता कभी गई तो अमित शाह जज लोया के मामले में ही फंसेंगे, क्योंकि अब तो उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी इस पूरे मामले में जांच की मांग करने लगी है। एक और अपडेट निकल के आई है, शपथ लेते ही मध्य प्रदेश जलाने फूंकना शुरू कर दिया है, मोहन यादव का बड़ा एक्शन। एमपी में धर्म स्थलों के लाउडस्पीकर पर लगाई गई रोक। जी हां, दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रूप से शपथ लेते ही मोहन यादव एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में धर्मस्थलों के लाउडस्पीकर पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। गृह विभाग की ओर से इस बात आदेश जारी कर दिया गया, और आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में धार्मिक एवं अन्य स्थलों पर नियमों के खिलाफ बजने वाले लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध रहेगा। आधिकारिक बयान में यह भी कहा गया है कि धर्मगुरुओं से संवाद के आधार पर यह फैसला लिया गया है। समाचार एजेंसी यूनिवार्ता की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालते ही धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों पर निर्धारित मापदंडों से ज़्यादा आवाज़ों में बजाए जाने वाले लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में सूबे के गृह मंत्रालय की ओर से संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो जैसे ही मध्य प्रदेश में जिस बात का डर था वही होना शुरू हो चुका है। एक और अपडेट, संसद में सुरक्षा की चूक की घटना पर कांग्रेस ने सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा अभी तक पीएम मोदी और शाह ने नहीं दिया कोई बयान। संसद में सुरक्षा की चूक पर आज जमकर हंगामा हुआ। टीएमसी सांसद डेरेक ओबराय को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया है, अब पूरे सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। जमकर हंगामा देखने को मिला है इस पूरे मामले में। शून्यकाल की कार्रवाई के दौरान अचानक सदन में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब अचानक दर्शक दीर्घा से 2 युवक सदन में कूद पड़े थे। इस पूरे मामले में अब लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि अभी तक मोदी और शाह का बयान नहीं आया है। इतनी गंभीर बात हो चुकी है, दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ है। इस पूरे मामले में एक्शन ये हुआ है कि लोकसभा के 8 कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।
और लगातार जांच जारी है। आरोपियों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है। संसद पर हमले के आरोपियों की सोशल मीडिया अगर पोस्ट समझा जाए तो क्रांतिकारी लगते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगातार लिखते रहे हैं। भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, गर्म दल के नेता मानते हैं अपने आप को, और बदलाव पर एक तरीके से सहमति व्यक्त करते हैं। एक और अपडेट, अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, बहाल होगी सांसदी, 2024 के लिए भी रास्ता साफ। बसपा सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर केस में मिली 4 साल की सजा से सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है और अदालत ने अफजाल अंसारी की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके चलते बसपा के अयोग्य ठहराए गए सांसद की बहाली का रास्ता खुल गया है। हालांकि अदालत ने यह शर्त रखी है कि वो वोट नहीं डाल सकेंगे और सांसद के तौर पर भले भत्ते भी नहीं ले पाएंगे, लेकिन उन्हें सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने की परमिशन होगी। अफजाल अंसारी को गैंगस्टर केस में 4 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद 1 मई को उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। अफजाल अंसारी 5 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं, और लेकिन अब एक तरीके से उनको बड़ी राहत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तगड़ा झटका दिया है, खास करके केंद्र सरकार को। तो आप अपने सुझाव दें। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। आखिर हमास की बड़ी लोकप्रियता, 99% लोगों ने माना फलस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास का इस्तीफा। जी हाँ, 23 लाख के करीब लोगों में लगभग 20 लाख के करीब लोगों ने माना कि आखिरकार हमास ही सरकार और शासन में होना चाहिए। इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध के बीच एक जनमत सर्वेक्षण हुआ है, जिससे पता चलता है कि हमास का समर्थन करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। वहीं फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के लिए निराशाजनक परिणाम सामने आए हैं। लगभग 90% लोगों ने कहा है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आपको बता दें उन्हें पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त है, और ये भी आपको बता दें कि सर्वे फलस्तीनी एजेंसी के द्वारा किया गया है। अमेरिका ने वेस्ट बैंक स्थित अब्बास के नेतृत्व वाले फलस्तीनी प्राधिकरण से गाजा पर नियंत्रण करने और शासन चलाने का आह्वान किया है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि पीओ को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि इसका मतलब नेतृत्व परिवर्तन होगा। आपको बता दें पीए इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर शासन करता है। 2007 में हमास के लड़ाकों द्वारा अधिग्रहण तक उसने पूरे फिलिस्तीन पर शासन किया। 2006 में जब हमास ने संसदीय चुनाव में बहुमत हासिल किया, तब से फिलिस्तीनियों के बीच कोई चुनाव नहीं हुआ है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में पीए के लिए किसी भी भूमिका से दृढ़ता से खारिज कर दिया है। उन्हें जोर देकर कहा है कि इजरायल को वहां खुला संरक्षण नियंत्रित बनाए रखना चाहिए। अमेरिका के अरब सहयोगियों ने कहा है कि युद्ध के बाद पुनर्निर्माण में तभी शामिल होंगे जब वो 2 राज्य समाधान की ओर कोई विश्वसनीय पहल किया जाएगा। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो जो सर्वेक्षण रिपोर्ट निकल के आई है उसमें स्पष्ट तरीके से फलस्तीनी अपने आप में हमास को अपना नेता मानते हैं, जो तरीके से इजरायल और अमेरिका के लिए तगड़ा झटका है। क्योंकि देखिए, अगर 90% फिलिस्तीनी अगर हमास को नेता मानते हैं तो हमास को किसी भी कामों में उन्हें साइडलाइन नहीं किया जा सकता है। ये एक कड़वी सच्चाई है। चाह कर भी इजरायल और अमेरिका हमास को साइडलाइन नहीं कर सकता है, क्योंकि ये लोकप्रियता हमास की है। एक और अपडेट निकल के आई है। खान यूनिस में भीषण झड़प में मारे जा रहे इजरायली सैनिक भारी पैमाने पर हो रहे हैं घायल। घायलों को ले भाग रहा इजरायल। IDF हेलीकॉप्टर के जरिए तेल अवीव लाक कराया जा रहा इलाज। जी हाँ, दरअसल आप एक बड़ी खबर निकल के आई है, जहाँ 24 घंटे में इजरायल के बीरल सभी हॉस्पिटल में 49 IDF सैनिक घायल भर्ती हुए। ये रिपोर्ट ऑफिशियली निकल के आई है। ये खुद बीरल सभी हॉस्पिटल ने, तेल अवीव के इस हॉस्पिटल ने इस बात को माना कि उसके यहाँ 49 से ज़्यादा घायल आए हैं पिछले 24 घंटे में। IDF इन चोटों को कंफर्म नहीं कर पाया है कि कितने ज़्यादा गंभीर हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें 23 जो है वो बेहद गंभीर हैं, यानी उनकी मौत भी हो सकती है। तो समझ सकते हैं जो लगातार हमास इस बात का दावे कर रहा है कि उसने बड़े पैमाने पर इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है और लगातार ये युद्ध चरम पर है। उनके टैंकों को तबाह कर रहा है, उनके बंकर बख्तरबंद वाहनों को तबाह कर रहा है। वो सच्चाई है और इस बात का कबूलनामा तेल अवीव के हॉस्पिटल चिल्लाने लगे हैं। यानी एक तरीके से सरकार कितना भी चीज़ें छुपाए, लेकिन तेल अवीव, इजराइल की मीडिया और हॉस्पिटल इस चीज़ पर मुहर लगा रहे हैं कि भैया वहाँ पर बड़े पैमाने पर घायल और मृतक आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो वहाँ पर कब्रिस्तान है, वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर कब्रिस्तान भी गवाही देने लगे हैं कि इस समय इजरायली सैनिकों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और तेजी के साथ कब्रिस्तानों में जगह तक नहीं है। तो छुपाए भी छुप नहीं रहा है। एक और अपडेट, हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई, इजराइल के कई ठिकाने तबाह। लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हिजबुल्लाह ने वैध अधिकृत क्षेत्रों के उत्तर में कई जानी ठिकानों पर निशाना बनाया है। आधी रात को बनाए इस ठिकाने में लगभग 6 इलाकों पर निशाना किया है। प्रतिरोध आंदोलन हिजबुल्लाह के संघर्षकर्ताओं ने जरायत, हदब, यानून और पश्चिमी राहिब और अल जलील के खरबा मायर क्षेत्र में जानी शासन के
तोपखाने को निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने जर्मनी सैन्य अड्डे जल अल उलाम के आसपास जर्मनी सैनिकों के एकत्रित होने के स्थान पर सीधे हमला किया, जिसने जर्मनी सैनिकों को भारी जानी और माल का नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह ने अवैध अधिकृत फलस्तीन के सबुआ और कफर सुआ इलाके में इजरायली सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है। एक और अपडेट निकल के आई है, बड़ी खबर, गजा में संघर्ष विराम नहीं होने देंगे। नेतन्याहू के प्रवक्ता का बड़ा बयान निकल के आया है। दरअसल अवैध ज़ियोनिस्टी शासन के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के प्रवक्ता का कहना है कि फिलहाल गजा में संघर्ष विराम केवल हमास के हित में है, जिसे हम नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा है कि हम ऐसा काम नहीं होने देंगे जिसका कहना है कि गजा में संघर्ष विराम के सारे ही प्रस्ताव हमास के फायदे में है, इसलिए इजराइल वहां पर युद्ध विराम नहीं होने देगा। यानी एक तरीके से उनका कहना है कि हमास की वजह से, जबकि मारे निर्दोष जा रहे हैं, हमास तो अपना बाकायदा जो है वो लड़ रहा है और इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार रहा है। कुछ हमास इसमें मारे जाएंगे क्योंकि युद्ध है, दोनों तरफ से क्षति पहुंचेगी, लेकिन बड़े पैमाने पर कैजुअल्टी की और फलस्तीनी लोगों को हो रहा है। इजरायली अच्छे तरीके से जान रहे हैं क्योंकि इजराइल का टारगेट हमास नहीं बल्कि उनका टारगेट आम फलस्तीनी और वहाँ की ज़मीनें हैं। एक और अपडेट निकल के आई, पोप फ्रांसिस ने भी फिर संघर्ष विराम की मांग की, कहा तत्काल होना चाहिए। दरअसल फ्रांस प्रेस के अनुसार पोप फ्रांसिस ने बुधवार को अपने साप्ताहिक सार्वजनिक भाषण में कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ हालात में गाजा के विरुद्ध जारी युद्ध को देखकर। उन्होंने कहा कि मैं फिर से गाजा में तत्काल संघर्ष विराम का मांग कर रहा हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुख है और परेशानी पाई जाती है। पोप फ्रांसिस का कहना है कि संघर्षरत सभी पक्षों में मैं वार्ता को पुनः आरंभ करने की मांग कर रहा हूं और इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि गाजा के लोगों के लिए मानवीय सहायता पहुंचाने हेतु तत्काल प्रतिबद्धता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। एक और अपडेट, इजरायल हमास युद्ध के बीच अमेरिका में स्कूलों के खिलाफ भेदभाव की जांच तेज। जी हां, दरअसल आपको बता दें, अपने परिसरों में कथित भेदभाव की रिपोर्ट के लिए 6 और स्कूलों की जांच होगी। दरअसल अमेरिका में इस समय सिचुएशन ये है कि जो यहूदी हैं उनको एक अलग ही नज़रिए से देखा जा रहा है, उनके खिलाफ जो एक तरीके से हिंसात्मक कार्रवाई हुई, क्योंकि जो यहूदी यानी इजराइल सरकार जो फिलिस्तीन गाजा पट्टी में बर्बरता कर रही है, इससे लोगों में, दुनिया में एक तरीके से लोग इजरायलियों को अब एक अलग निगाह से देखने लगे हैं और उन्हें एक तरीके से आतंकी के तौर पर देख रहे हैं। कई जगहों पर तो इजरायलियों के यानी यहूदियों को मारा पीटा भी जाता है और उन पर एक तरीके से जो है वो बल प्रयोग भी किया जा रहा है और यही कारण है कि भेदभाव उनसे ज़बरदस्त होने लगा है। इसके पीछे की वजह है गाजा पट्टी में बर्बरता। यही कारण है कि अब अमेरिका ने यहूदियों को हो रहे भेदभाव को लेकर के जांच के आदेश दे दिए। उन्होंने कहा कि भेदभाव कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा जो करते हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो ये चीज़ें हैं निकल के आई हैं। फिलहाल अब आप कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके की